आप देख रहे हैं डे एंड नाइट न्यूज, निष्पक्ष और निडर। लोकसभा चुनाव के ठीक 3 दिन बाद और चुनाव परिणाम आने से ठीक 5 दिन पहले हिमाचल की राजनीति में एक तूफान खड़ा हो गया है। राज्य सरकार में मुख्य संसदीय सचिव और घुमारवीं हलके के विधायक राजेश धर्माणी ने कल शाम संसदीय सचिव के पद से इस्तीफा देकर वीरभद्र सिंह के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव के ठीक 3 दिन बाद हिमाचल सरकार में एक बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया है। प्रदेश सरकार के मुख्य संसदीय सचिव एवं घुमारवीं हलके से विधायक राजेश धर्माणी ने शनिवार शाम को अपने पद से त्यागपत्र देकर कांग्रेस की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। उन्होंने अपना इस्तीफा विशेष संदेशवाहक के माध्यम से मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को प्रेषित कर दिया है। धर्माणी का दो टूक कहना है कि वह सरकार में एक डमी की तरह है, लिहाजा ऐसे पद पर रहकर काम नहीं कर सकते। लगातार 2 बार घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से जीत दर्ज करने वाले राजेश धर्माणी को कांग्रेस ने सरकार में मुख्य संसदीय सचिव पद से नवाजा था। हालांकि चुनाव के दौरान उन्हें मंत्री पद से नवाजे जाने का भी ऐलान हुआ था, लेकिन सरकार बनने पर उन्हें सीपीएस बनाया गया। इसी के चलते वह काफी लंबे समय से कांग्रेस सरकार से खफा चल रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डे एंड नाइट न्यूज। राजेश धर्माणी से आज दोपहर में हमने बात की थी, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा अपने इस्तीफे के बारे में। राजेश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आपने सीपीएस के पद से इस्तीफा दिया है, तो क्या ऐसे कारण रहे हैं कि आपको सीपीएस के पद से इस्तीफा देना पड़ा है? सबसे बड़ा कारण तो यह है कि ये जो सीपीएस की पोस्ट है ये नॉन फंक्शनल है जी। इसमें आप कोई कंट्रीब्यूट कर नहीं सकते जी। तो ऐसे में सिर्फ पद पे बने रहना उसकी सुविधाएं और आप स्टेटस एंजॉय करने के लिए अगर पद पे बने रहते हैं तो वो मेरे नेचर है नहीं जी। तो जब मेरे लिए कुछ काम करने के लिए नहीं है तो हमने छोड़ दिया। राजेश जी, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपके जो विधानसभा क्षेत्र है उसकी अनदेखी की गई है, तो कहीं ना कहीं आप ये महसूस जरूर कर रहे होंगे कि आप अपने विधानसभा क्षेत्र का विकास नहीं करवा पाए। क्या ये भी मुख्य कारण रहे हैं? नहीं, विधानसभा का जो गवर्नमेंट का काम है वो ऑलरेडी चल रहा है और अच्छी गति के साथ चल रहा है। आने वाले टाइम में बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको करने की जरूरत है, वो भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से जो संबंधित मंत्री हैं उनसे टेकअप किया है जी। वो इश्यू नहीं है। धर्माणी जी, आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने कल शाम को इस्तीफा दिया है, उसके बाद पार्टी की क्या प्रतिक्रिया इस पर आई है? आपसे क्या पार्टी की बातचीत हुई है? अब पार्टी की प्रतिक्रिया के बारे में तो हमारे पार्टी अध्यक्ष बता सकते हैं, सरकार की प्रतिक्रिया के बारे में मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं। जो मेरा काम था मैंने कर दिया है, बाकी पार्टी को डिसाइड करना है। राजेश जी, आपसे जानना चाहूंगा कि आपने अब सीपीएस के पद से इस्तीफा दिया है, आपकी आगे की रणनीति, अब आगे के लिए आप क्या विचार कर रहे हैं? मैं कोई विचार नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो रिजाइन दिया। उसके बाद विधायक के तौर पे काम करेंगे। विधायक को बहुत कुछ करने के लिए होता है, काफी प्लेटफॉर्म होते हैं, उस पर काम करेंगे। राजेश जी, आपसे जानना चाहूंगा, यदि आपने सीपीएस के पद से इस्तीफा दिया है तो आपने इससे पहले जरूर पार्टी को इसके बारे में सूचित किया होगा, लेकिन इस पर पार्टी की प्रतिक्रिया तब आपको देखने को क्या मिली थी? वो तो टाइम पे बात होती रहती है और हमने डिस्प्लेजर जो था ये शुरू से ही शो किया था मैंने डे 1 से, लेकिन इतनी ऐसी बनती रही कि उसको पर करते रहे। इलेक्शन था, क्योंकि इलेक्शन की वजह से मैं नहीं चाहता था कि पार्टी को कोई नुकसान हो। जी राजेश जी, जिस तरह से आपने घुमारवीं क्षेत्र की लगातार दूसरी बार सीट को कांग्रेस के लिए बचाया था, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको मंत्री पद दिया जाना लाजमी था? कहीं ना कहीं सरकार ने आपकी अनदेखी की है? ये तो सरकार को, मुख्यमंत्री जी को और पार्टी को डिसाइड करना है। ये मेरा इसलिए ये नहीं दिया है। मैंने रिजाइन देने के पीछे रीजन सिंपल है, ये नॉन फंक्शनल पोस्ट थी, इससे कुछ करने के लिए नहीं था। जो हमारा राजनीति में आने का उद्देश्य है, जो मिशन है, उसमें इसको रियलाइज करने के लिए ये कहीं पे भी उसका योगदान नहीं था इस पद पर।
जी राजेश जी, आपसे जानना चाहूँगा कि आपने पार्टी अध्यक्ष से भी ज़रूर इस मामले में बात की होगी, तो पार्टी अध्यक्ष का क्या रुख था इसके प्रति? उनके भी नोटिस में लाया था पहले ये। अब अभी तो बात हुई नहीं मेरी, ड्यूरिंग इलेक्शन हुई। जी राजेश जी, डे एंड नाइट न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं राजेश धर्माणी के इस्तीफे पर हमने भाजपा प्रवक्ता गणेश दत्त से फोन पर बात की। गणेश दत्त के मुताबिक ये कांग्रेस की अंदरूनी फूट का परिणाम है, जिसके चलते धर्माणी ने इस्तीफा दिया। जी गणेश जी, जिस तरह से कांग्रेस में बवाल चल रहा है, कांग्रेस में अंदरूनी खाते में लड़ाई चल रही है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उसका परिणाम राजेश धर्माणी का इस्तीफा है? हाँ, निश्चित तौर पर हम तो शुरू से कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पार्टी में विधायकों में, सीपीएस और मंत्रियों में एक घुटन सी महसूस हो रही है और वीरभद्र सिंह सरकार के खिलाफ ये घुटन जो है ना, एक बड़े तूफान के रूप में सामने देखा जा सकता है। और उसका एक परिणाम हुआ कि राजेश धर्माणी जी ने कल ही सीपीएस के पद से इस्तीफा दिया है और भी कई लोग ऐसे हैं जो घुटन महसूस कर रहे हैं। और दूसरा इसका कारण यह है कि लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से कांग्रेस की बहुत ही दुर्गत होने वाली है और उससे पहले ही हम लोग कहते आए हैं कि ये सरकार चंद दिनों की मेहमान है, तो उसका एक पहला संकेत यहाँ देखने को मिला है। और हमको लग रहा है कि धीरे धीरे जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर घुटन महसूस हो रही है और कुछ लोग एक प्रकार से जिनके कोई काम नहीं हो रहे हैं सरकार में और न उनके पास कोई अधिकार है, केवल मुख्यमंत्री ने सारे अधिकार अपने पास सीमित रखे हैं या अपने व्यक्तियों के पास रखे हैं, उससे निश्चित तौर पर कांग्रेस में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उसकी शुरुआत हुई है। राजेश धर्माणी जी ने लोकसभा चुनाव से पहले भी अपना विरोध दर्ज कराया था, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उनको ये कहा गया कि गलत संदेश जाएगा, इसलिए आप अभी कुछ ऐसी वैसी बातें ना करें। लेकिन चुनाव रिजल्ट आने से पहले ही राजेश धर्माणी जी का सीपीएस पद से इस्तीफा देना कांग्रेस पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक न होने का एक प्रकार से संकेत है और हमें लग रहा है कि आने वाले दिन कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। जी गणेश दत्त जी, डे एंड नाइट न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी तूफान उतारने के लिए देश के कई राज्यों के नेताओं और दूसरी वीआईपी हस्तियों ने कुल्लू मनाली का रुख करना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि साथ रेसकोर्स रोड छोड़ने की तैयारी में जुड़े प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी सियासी तूफान उतारने के लिए जल्द ही हिमाचल का रुख कर सकते हैं। मनमोहन के हिमाचल आने को लेकर कुल्लू मनाली के कुछ कांग्रेसी नेताओं से संपर्क साधा गया है। हालांकि स्थानीय नेताओं ने इस मामले में बोलने से इनकार कर दिया है। दूसरी ओर सुरक्षा कारणों के साथ ही पर्सनल टूर के चलते गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के परिवार सहित हालिया कुल्लू मनाली दौरे को भी गोपनीय रखा गया था। इसके अलावा केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी भी स्वास्थ्य लाभ के मकसद से कुल्लू मनाली आने पर विचार कर रहे हैं। चंबा नगर परिषद में निजी ठेकेदार के साथ काम कर रहे सफाई कर्मचारियों ने अपने ही ठेकेदार के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। सफाई कर्मचारी चंबा उपायुक्त के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे और ठेकेदार की मनमानी के खिलाफ रैली निकाली। सफाई कर्मचारियों ने ठेकेदार पर वेतन ना देने, उनके साथ अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया है। सफाई कर्मचारियों द्वारा इसके विरोध में चंबा के उपायुक्त के घर के बाहर धरना प्रदर्शन दिया गया और संबंधित ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की गई। ठेकेदार ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को निराधार बताया, तो वहीं चंबा के उपायुक्त ने इस मामले में जांच करने की बात कही। हमने सफाई कर्मचारी 2011 से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सफाई का कार्य कर रहे हैं और यही सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं। इस सफाई कर्मचारी को हमने टाइम से पेमेंट करते हैं, टाइम से एडवांस देते हैं और जो भी मेडिकल फैसिलिटी है वो हम देते हैं। उसके अलावा सर इनको भी जो भी हमने सफाई कर्मचारी उनको हमने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं कि सफाई करते वक्त जो है किसी भी नशे की हालत में पकड़े गए तो उनको हमने निष्कासित कर देंगे। ये जो सफाई कर्मचारियों का मुद्दा सामने लाया गया है, इसको तुरंत कर्मचारी
इसके अलावा म्यूनिसिपल कमेटी के अधिकारी और जो इसके ठेकेदार हैं इनके साथ मीटिंग करके इसको सुलझाया। ये धरना प्रदर्शन आज डीसी के घर के बाहर किया गया है। एक तो हमारी मांग थी कि जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई हैं उनको जो है वेतन जो है समय पर नहीं मिलता है। दूसरा जो है ईपीएफ का उनको ब्यौरा नहीं दिया जाता है। और तीसरा ये है कि लेबर लॉ के कानून के तहत जो है वो ठेकेदार काम नहीं करता है। और चौथा मांग ये थी कि जब कोई हमारा सफाई कर्मचारी बीमार हो जाता है तो उसको बीमारी का जो दवाइयों पर खर्चा वगैरह आता है वो ठेकेदार देने से मना करता है। सोलन के कथेड़ बाईपास में युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम सनी बताया जा रहा है, जो पिछले 2 सालों से बाईपास कथेड़ में अपने परिवार के साथ एक किराए के मकान में रह रहा था। सनी पिछले कुछ समय से बेरोजगार था, जिस कारण से उसके घर पर पारिवारिक कलह चल रही थी और बताया जा रहा है इसी वजह से उसने रोज की कलह से तंग आकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक के परिजनों ने इस घटना के पीछे ना तो किसी पर शक जताया है और ना ही किसी प्रकार की रंजिश जताई है। मैं ड्यूटी पे थी तो जितने मैं घर पहुंची 7 बजे तो लटका हुआ था। खाना खाया हमने तीनों ने इकट्ठे ने और खाना खा के चाय पी के वो भी चला गया, मैं काम पे चली गई। उसके बाद वो फिर जब मैं 7 बजे घर मैंने एंट्री करी, जैसे मैंने दरवाजे में ताला लगा के गई थी तो मैं आके ताला देखा कि दरवाजे में ताला नहीं है, किसने खोला तो देखा मेरे दरवाजे में मैंने धक्का मारा तो ये लटका पड़ा था। सामने मेरे बेड था, बेड के ऊपर इसने कुर्सी रखी थी, कुर्सी के ऊपर ये लटका पड़ा था। इस मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सोलन में मौजूद हमारे संवाददाता मनोज शर्मा से। मनोज, मामला सामने आ रहा है कि बेरोजगारी के चलते खुदकुशी की, पारिवारिक सदस्यों का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? हमारी कल परिवार के सदस्य हैं उन्होंने उससे काफी परेशान थे, चलते उनका कुछ भी कहना नहीं था। यहाँ तक कि हमसे पूछा कि लगता है। मनोज, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि सोलन के कथेड़ बाईपास में एक युवक ने खुदकुशी कर ली, फंदा लगाकर ये खुदकुशी की गई। बताया जा रहा है कि युवक काफी समय से बेरोजगार चल रहा था और इसी के चलते वह परेशान था। बेरोजगारी के चलते ही उसके घर में अक्सर कलह रहा करता था, झगड़ा हुआ करता था और बताया जा रहा है इसी कारण से उसने खुदकुशी कर ली, फांसी का फंदा लगा लिया। पारिवारिक सदस्यों ने आपसी रंजिश की या किसी दूसरी घटना से इनकार किया है। सोलन के ऐतिहासिक ठोडो मैदान में खेले जा रहे 20वें हॉकी हिम गोल्ड कप महिला प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश 11 ने 3-1 से हरियाणा को मात दे दी और बढ़त बनाकर यूपी 11 हिम गोल्ड कप का विजेता बन गया है। फाइनल में समापन समारोह में राज्यपाल हिमाचल प्रदेश उर्मिला सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। फाइनल मैच के पहले हाफ में उत्तर प्रदेश 11 ने 2-0 की बढ़त बना ली थी। हरियाणा की टीम ने मैच के अंतिम क्षणों में एक गोल करके बढ़त को कम करने का प्रयास किया, लेकिन यूपी 11 ने एक बार फिर हमला बोलकर बढ़त 3-1 की कर ली। इस प्रकार फाइनल मुकाबले में यूपी 11 ने हरियाणा 11 को हरा दिया। राज्यपाल उर्मिला सिंह ने विजेता और उपविजेता टीमों और आयोजकों को प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। और अब बात समृद्ध संस्कृति के प्रतीक आनी मेले की, जो कि आज समाप्त हो गया। 4 दिनों तक चले इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बहार रही। इसमें पहाड़ी और स्थानीय कलाकारों ने अपने प्रदर्शन से समा बांधा। लोगों ने भी सांस्कृतिक संध्याओं का जमकर लुत्फ उठाया। विभिन्न स्थानीय स्कूलों के बच्चों ने अपनी मनमोहक प्रस्तुतियों से सबका दिल जीता। जिला स्तरीय आनी मेला देव विदाई के साथ संपन्न हो गया। मेले में आसपास के इलाकों से आए देवता आकर्षण का केंद्र रहे। 4 दिन के मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम रही। इस दौरान स्थानीय कलाकारों को मंच दिलाकर उन्हें अपनी प्रतिभा को दर्शाने का मौका भी मिला। इस मेले का आयोजन 125 सालों से किया जा रहा है। बताया जाता है कि राजा हीरा सिंह की रियासत में महामारी फैल गई थी। इस दौरान सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। कहा गया कि ये महामारी देवताओं के नाराज होने की वजह से हुई। राजा इससे निजात पाने
बचाने के लिए स्थानीय देवताओं की शरण में गए। उसके बाद से राजा ने आनी मुख्यालय में देवताओं को सम्मान के लिए आमंत्रित किया, जो कि अब मेले के रूप में मनाया जाता है। ये प्राचीन मेला हमारे राजा रघुवीर सिंह जी के जो पिताश्री राजा हरि सिंह जी, हीरा सिंह जी हुए, उनके समय से ये मेला चल रहा है, ये सांस्कृतिक मेला। उसी प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर ये मेले हैं जो हमारे पूर्वजों ने समाज में मेल जोल और अपने मनोरंजन के लिए चला रखे हैं। इस प्राचीन संस्कृति को, इस समाज की समरसता को निरंतर बनाए रखने के लिए हम भी इस प्रयास को लगातार कर रहे हैं। आनी मेला कुल्लू जिला के आनी उपमंडल मुख्यालय में 4 दिनों तक चलता है। मेले में पहाड़ी संस्कृति को कायम रखने के लिए सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन किया जाता है। इसमें पारंपरिक वेशभूषा में स्थानीय नाट्य दूसरे कार्यक्रम प्रमुख होते हैं। इस बार मेले में गीता भारद्वाज की फरमाइशी प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। रामपुर से विशेषण नेगी के साथ नेहा शुक्ला, डे नाइट न्यूज। अगर आप अपनी आवाज़ का जादू मंच पर बिखेरने की चाह रखते हैं या फिर अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए राह तलाश रहे हैं, तो सिडार फिल्म्स ऐसे कलाकारों को सुनहरा मौका देने के लिए संगम सुर और संगीत का आगाज़ करने जा रहा है। इसके लिए सिडार फिल्म्स द्वारा शिमला में 10 मई से ऑडिशन की शुरुआत की जा चुकी है। शिमला के अलावा सोलन, नाहन, हमीरपुर, बिलासपुर और कुल्लू में भी ऑडिशंस की प्रक्रिया 14 जून तक जारी रहेगी। हमारा देश हमेशा से ही कला और कलाकारों का खजाना माना जाता रहा है, और अगर आज के दौर में आपके पास टैलेंट है तो इसे निखार कर दुनिया के सामने लाने वाले टैलेंट शोज की भी कोई कमी नहीं। एक्टिंग हो, डांसिंग हो या बात करें सिंगिंग की। इन 2 दिनों के इस इवेंट में कई अच्छे मजे हुए कलाकार सामने आए, कुछ अच्छे फनकार सामने आए और काफ़ी अच्छा लगा। ये संगीतकार इस हिमाचल की धरती पर हैं और वो खुल के इस बार अपना हुनर दिखा पा रहे हैं। तो इनके लिए टेलीविजन पर कई टैलेंट शोज चल रहे हैं, जो हमें नाम शोहरत के साथ बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काम दिलाता है। हमारे इवेंट का जो प्राइम मोटिव है वो है यूथ को प्रमोट करना, बिकॉज इस फील्ड में म्यूज़िक की जो ये फील्ड है, इसमें बहुत सारा क्रेज़ और बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ पर हिमाचल में है, लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रॉपर स्टेज के ना होने से या प्रमोशनल एक्टिविटीज़ ना होने से कहीं ना कहीं वो संगीतकार, फनकार मतलब छोड़ देता है अपने इस अदाकारी को। तो हमारा मेनली ये रहता है कि भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म यूथ को प्रोवाइड किया जाए, अच्छे मंच प्रदान किया जाए, ताकि वो उनके कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा राइज करे और साथ ही साथ उनको एक कैरियर ओरिएंटेड सोच दे। ऐसा ही एक सिंगिंग टैलेंट बेस्ड शो संगम सुर संगीत का सीजन 2 के ऑडिशन शिमला में शुरू हो गए हैं। इस शो के पिछले सीजन को लोगों का भरपूर प्यार मिला था, तो इस साल ये शो और भी बड़े लेवल पर होने जा रहा है। संगम सुर संगीत का शो का उद्देश्य हिमाचल की गायकी को एक नई बुलंदियों पर ले जाने का है। जो फिनाले, ग्रैंड फिनाले हैं, उसमें हम इसीलिए अपने जज जो हैं वो बॉलीवुड इंडस्ट्री से बुलाते हैं कि वो इन आवाज़ों को, जो पूरे हिमाचल से टॉप 10 वॉइसेस जो आएंगी, उनको सुने, उनको परखें और आगे चलते हुए कि जिस तरह का भी पोटेंशियल, जिस तरह का हुनर उनके अंदर है, उनको एक मंच प्रदान करें। हमारा प्राइम मोटिव यही रहता है कि भी वो आके इस जज करके कहीं ना कहीं उन्हें एक ऐसा स्थान दें जो उनके लिए कैरियर बनाने में उनका फ़ायदेमंद हो। और सुनने में है कि एज अ जज इस शो से बॉलीवुड जगत की कई बड़ी सिंगिंग हस्तियां जैसे शंकर एहसान लॉय, मोहित चौहान और इंडियन ओशन भी जुड़ने जा रहे हैं। और इसके चलते इस ऑडिशन इवेंट के ऑर्गेनाइजर ने बताया कि इस बार अब तक पिछले सीजन के मुकाबले कई भारी मात्रा में रजिस्ट्रेशन हो गई है। मोहित प्रेम शर्मा के लिए जयदीप मित्रा, डे एंड नाइट न्यूज, शिमला। हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में लोगों को गर्मी से कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिससे यहां भी गर्मी का प्रकोप जारी है। वहां अब राज्य के मौसम विभाग ने आगामी 12 मई से राज्य के ऊंचाई और मध्यवर्ती इलाकों में बारिश होने की उम्मीद जताई है, जिससे अगले कुछ दिनों तक गर्मी से काफ़ी हद तक निजात मिलने की उम्मीद है।
मई महीने की शुरुआत से ही पहाड़ों की रानी शिमला समेत हिमाचल प्रदेश के तमाम पर्यटक स्थलों पर गर्मी का खासा असर दिखने लगा है। इन दिनों जहां हिमाचल के मैदानी इलाकों में तापमान 38 डिग्री से भी ज्यादा दर्ज किया जा रहा है, तो वहीं पहाड़ भी अब गर्मी से तपने शुरू हो गए हैं। गर्मियों के मौसम में शिमला को धरती पर स्वर्ग की संज्ञा दी गई है, लेकिन देवदार से घिरी इस नगरी में भी पारा 30 डिग्री का आंकड़ा पार कर चुका है। ऐसे में राज्य में कई जगहों पर गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। लेकिन अब राज्य मौसम विभाग ने 12 मई से राज्य के ऊंचाई और मध्यवर्ती इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के निदेशक मनमोहन सिंह के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के चलते आगामी 12 मई से 15 मई तक राजधानी शिमला समेत ज्यादातर इलाकों में बारिश होने की संभावना है। वहीं उसके बाद मौसम एक बार फिर करवट बदल सकता है, जिसके बाद दोबारा राज्य में गर्मी का दौर जारी रहेगा। 1-2 दिन जो मौसम साफ रहेगा। आज 9 तारीख है, 9, 10, 11 तारीख तक जो हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा, लेकिन जो ऊपर के इलाके हैं, हाई रीच हैं, उसमें हल्के बादल आ सकते हैं और मिड हिल्स में भी दोपहर के बाद हल्के बादल आने की संभावना रहेगी, लेकिन बारिश की या थंडर शावर की संभावना नहीं है। लेकिन उसके बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच करेगी, जिसका इफेक्ट 12 तारीख से हो सकता है। 12, 13, 14 तारीख को जो हिमाचल प्रदेश के इलाके हैं, लो हिल्स हैं, मिड हिल्स हैं और हाई हिल्स में हल्की बारिश होने की संभावना है। जी, अगर गर्मी से निजात चाहिए तो हिमाचल का रुख कर लीजिए। हिमाचल बुलेटिन में आज बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।